हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ साइंस का नया टॉपिक, डाइजेशन सिस्टम। उसके साथ में अपन पढ़ेंगे लीवर, पेनक्रियाज एंड दांत, टीथ। ठीक है, चलो एक एक करके देखते हैं अपन चारों टॉपिक। ये आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइंस का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आपके आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस, ऑल अदर कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी टॉपिक है। और रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए तो है ही सही। ग्रुप डी में तो 25 क्वेश्चन आएंगे, तो साइंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें चार टॉपिक क्लियर होंगे आपके एक साथ में। ठीक है ना, थोड़ा लंबा हो सकता है टॉपिक, बट देख लेना पूरा टॉपिक, पूरा वीडियो एंड तक देखना, तो आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं अपन एक एक करके सभी क्वेश्चंस। डाइजेशन सिस्टम, उसके साथ में पढ़ेंगे अपन लीवर, टीथ और पेनक्रियाज। ठीक है, डाइजेशन, मुख्य गुहा में पाचन। सर्वप्रथम पाचन कहाँ होता है? मुंह में होता है। दांत, यहाँ भोजन को दांत चबाते हैं। ठीक है ना, भोजन चबाने के भोजन का पाचन सर्वप्रथम मुख में होता है। ठीक है, मुख में कार्बोहाइड्रेट का पाचन लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम अल्फा एमाइलेज। कौन सा एंजाइम है? ये अल्फा एमाइलेज एंजाइम के द्वारा आंशिक रूप से किया जाता है। ठीक है, लार के द्वारा भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करना लाइसोसोम एंजाइम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह लार ग्रंथि द्वारा स्त्रावित किया जाता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम? लाइसोजाइम एंजाइम लार में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है। ये लार ग्रंथि द्वारा स्त्रावित किया जाता है। लार ग्रंथि तीन प्रकार की होती है। ठीक है, अधोजीवा ग्रंथि, अधोमुखी ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। ये पैरोटिड ग्रंथि है ना, ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि है। ठीक है, और लाइसोजाइम एंजाइम को रोग प्रतिरोधक क्षमता एंजाइम भी कहा जाता है, जो बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, इसने बोला ना, लार के द्वारा भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है लाइसोजाइम एंजाइम। ठीक है ना, तो बैक्टीरिया को मारता है। शरीर में जितने भी लिक्विड पदार्थ का उत्सर्जन होता है, उसमें लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मुख। अब देख लो मुख, मुख के कितने भाग होते हैं? मुख के तीन भाग होते हैं, दांत, जीभ, यूला। ठीक है, तो पहला देखते हैं अपन जीभ। यह मांसपेशियों से बना भाग होता है जो हमें स्वाद का अनुभव कराती है। ठीक है ना, स्वाद का अनुभव कराती है। ये जीभ है आपकी। ठीक है, ये पीछे का हिस्सा है, बीच का हिस्सा और ये आगे का हिस्सा। तो पीछे का हिस्सा है ना, जो पीछे वाला भाग, वो कड़वे स्वाद का अनुभव करवाता है। बैक साइड कड़वे स्वाद का अनुभव करवाती है, और बीच वाला जो हिस्सा है ना, वो खट्टा और नमकीन का अनुभव कराती है। ठीक है, खट्टा और नमकीन स्वाद का पता लगता है अपने बीच वाले भाग से, जीभ के बीच वाले भाग से। और जो आगे आगे वाला भाग है वह मीठा है। तो आगे तो मीठा, बीच में खट्टा, बाद में कड़वा, ऐसे है। ठीक है ना, तो देखो नेक्स्ट, यूला। सेकंड सेकंड भाग है मुख का, यूला। यह मुख के अंदर लटकी ये मुख के अंदर पश्च भाग में घंटी नुमा लटकी संरचना होती है। आप अंदर देखना कभी झांक के, मुख के अंदर पश्च भाग में घंटी नुमा लटकी संरचना होती है। ये पाचन का भाग नहीं है। ठीक है ना, ये पाचन का भाग नहीं है। यूला संरचनात्मक होती है ओनली। इसका आकार बढ़ जाने के कारण व्यक्ति खर्राटे लेता है। ठीक है ना, खर्राटे लेने की समस्या हो जाती है। इसका आकार बढ़ जाने से व्यक्ति को खर्राटे लेने की समस्या हो जाती है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हुमन तीथ, दांत। ठीक है ना, थर्ड है दांत, मुख का थर्ड भाग है दांत। दांत शरीर का सबसे कठोर भाग है। ठीक है, शरीर बॉडी, अपनी बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे कठोर भाग कौन सा है? दांत। दांत में क्या है? दांत में इनेमल, कैल्शियम और फास्फोरस से बना होता है। ठीक है, इनेमल का फॉर्मूला ये होता है कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 का होल ट्वाइस। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। ठीक है ना, बना होता है। दांतों का अध्ययन क्या क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ टीथ, ओडेंटोलॉजी। ठीक है, मानव शरीर में स्थायी दांत 12। मानव शरीर में स्थायी दांत कितने होते हैं? 12 होते हैं। 7 वर्ष से कम आयु में दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं, 20। इसको इनको क्या बोला जाता है? दूध के दांत बोला जाता है। ठीक है ना,
मानव में अस्थायी दांत 20 दांत ही होते हैं, वही दूध के दांत होते हैं, ठीक है। 28 वर्ष की आयु से पहले दांत 28 दांत होते हैं, ठीक है ना। 28 वर्ष से पहले की आयु में कितने दांत होते हैं? 28 दांत होते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में ये। अब देखना मानव दांतों के प्रकार। मानव दांत 4 प्रकार के होते हैं, इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है ना। तो इंसाइजर तो होते हैं 8 दांत, इंसाइजर तो होते हैं 8 दांत, 8 तो इंसाइजर होते हैं, 4 कैनाइन होते हैं और 8 ये होते हैं प्रीमोलर और 6 कितने होते हैं? मोलर होते हैं, ठीक है। तो देखना एक एक करके चारों दांतों को देखते हैं। फर्स्ट है इंसाइजर, कर्तनक, कर्तनक बोला जाता है हिंदी में इनको। 4 तो ऊपर होते हैं, 4 नीचे, जो अपने फ्रंट वाले दांत हो ना, 4 तो आगे वाले 4 दांत वो इंसाइजर होते हैं। अब मैं बताऊँ तो कैसे आपको, पर 4 दांत फ्रंट वाले हैं ना वो इंसाइजर होते हैं, 4 + 4 आगे, 4 तो ऊपर होते हैं, 4 नीचे होते हैं, कितने हो गए? 8, 8 दांत होते हैं, ठीक है ना। इनका कार्य है भोजन को पकड़ना, भोजन को पकड़ना व काटना। कुतरने वाले जीवों में अत्यधिक सक्रिय होते हैं कैनाइन, सेकंड दांत है कैनाइन। रंधनक 2 + 2 4 दांत होते हैं कैनाइन, ठीक है ना। भोजन को चीरना व फाड़ना, मांसाहारी जीवों में अत्यधिक सक्रिय होते हैं कैनाइन, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो प्रीमोलर, थर्ड थर्ड प्रकार का दांत कौन सा है? प्रीमोलर, अग्रचरण वर्णक बोला जाता है हिंदी में इनको। तो ये कितने होते हैं? 4 + 4 8 दांत होते हैं ये भी, ठीक है ना। भोजन को चबाना, ठीक है ना, भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। और फोर्थ देखो मोलर, 4 वर्णक बोला जाता है हिंदी में इनको। भोजन को चबाना इनका कार्य होता है। 28 वर्ष से पहले 4 मोलर दांत अनुपस्थित रहते हैं, जो इनको अक्कल दांत बोला जाता है, ध्यान रखना। मोलर दांत कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 ऊपर 6 नीचे, तो कितने हो गए? 12 हो गए। और 28 वर्ष से पहले मानव में अंतिम 4 मोलर दांत अनुपस्थित रहते हैं, जिन्हें अक्कल दांत कहा जाता है, ठीक है ना। मैंने बता ही दिया आपको पहले। मानव में दंतसूत्र, दंतसूत्र इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको। तो दंतसूत्र क्या है? 21 23 बट्टा में 21 23 × 2, कितने दांत हो गए? 32 दांत। ये 32 दांत है ना 28 वर्ष की उम्र के बाद आते हैं, ठीक है ना। तो दो दो 8 दांत तो इंसाइजर होते हैं और 4 दांत कैनाइन होते हैं और 8 दांत प्रीमोलर होते हैं और 12 दांत मोलर होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। 28 वर्ष से पहले, तो 28 वर्ष से पहले दंतसूत्र ये होता है 21 22 बटा 21 22 × 2, और ये इसमें कितने दांत होते हैं? 28 दांत होते हैं, देखो ना, 4 अक्कल दांत इसमें नहीं होता, ठीक है ना। 28 वर्ष से पहले अक्कल दांत आती ही नहीं है, ठीक है। छोटे बच्चों में, अब छोटे बच्चों में देखो 21 02 21 02 × 2, ठीक है। तो कितने दांत होते हैं? 20 दांत होते हैं, और 20 के 20 ही किसके दांत होते हैं? दूध के दांत होते हैं ना, ठीक है ना। 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों में भी दूध के दांत होते हैं 20, ठीक है। सर्वाधिक दांतों वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना आप, सर्वाधिक दांतों वाला जीव कौन सा है? मगरमच्छ है, इसके 72 दांत पाए जाते हैं, ठीक है। स्तनधारी जीवों में सर्वाधिक दांत किसके होते हैं? घोड़ा के होते हैं 44, सुअर के होते हैं 44 और कुत्ते के होते हैं 42, ठीक है। नेक्स्ट देखो हाथी में, हाथी में दांतों की कुल संख्या कितनी है? हाथी में दांतों की कुल संख्या है 2 + 24 = 26। ये 2 दांत है ना, ये टस्क कहा जाता है इनको। ये बाहर दिखते हैं ना अपने को बड़े बड़े दांत वाइट, वो 2 दांत होते हैं, जो इनको टस्क कहा जाता है, इनको ऊपरी इंसाइजर कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। हाथी में दिखाई देने वाले दांत को क्या कहा जाता है? टस्क, ऊपरी इंसाइजर। मच्छर में आभासी दांत कितने होते हैं? 11 जोड़ी, 22 दांत होते हैं इनमें। ये सबसे बड़ा झूठ है पर है, आभासी दांत होते हैं मच्छर में 11 जोड़ी, 22 दांत, ठीक है ना। अब देखना नेक्स्ट पार्ट, देखना अपन डाइजेशन सिस्टम का। मुंह तो देख ही लिया अपन ने, अब देखो नेक्स्ट पार्ट, गर्सनी, फेरिंग्स। ये यहाँ घाटी ढक्कन के द्वारा भोजन को फेफड़ों, श्वास नली में जाने से रोका जाता है, इसलिए इसे शरीर का ट्रैफिक पुलिस कहा जाता है, ठीक है ना। एपिग्लोटिस बोला जाता है घाटी ढक्कन को। ये अपने से भोजन को फेफड़ों में जाने, श्वास नली में जाने से रोकता है। बहुत सी बार चला जाता है श्वास नली में, तो अपने को आ जाती है ना भोजन खाते टाइम पे खांसी आ जाती है, वो भोजन श्वास नली में जाने की वजह से आता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो ग्रास नली, ओइसोफेगस। इसमें चबे हुए भोजन को बोल्स के रूप में हमारे तक पहुंचाया जाता है। ओइसोफेगस द्वारा क्या किया जाता है? भोजन को भोजन जो बोल्स चबाया ना मुंह में अपन ने, उनको बोल्स के रूप में बना के हमारे तक पहुंचाता है ओइसोफेगस, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो
अमाशय में आंशिक पाचन, यहाँ भोजन लगभग 4 घंटे रुकता है। अमाशय में भोजन 4 घंटे रुकता है। अमाशय में जठरस का पीएच 1.2 होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये भी पीएच पे बहुत सी बार पूछा जाता है एग्जाम में। और कितने घंटे रुकता है? 4 घंटे रुकता है, ये इंपॉर्टेंट है, 4 घंटे, ठीक है ना। जिसमें जठरस, HCl, श्लेष्मा, म्यूकस का कार्य होता है HCl से सुरक्षा करना अपने अमाशय की भित्ति का, अंदर की भित्ति का, ठीक है ना। पेप्सिन, रेनिन और जठरलाइपेज आदि पदार्थ पाए जाते हैं। इनके कार्य निम्न है। तो पेप्सिन व रेनिन का कार्य तो प्रोटीन का पाचन करना है, ठीक है ना, ठीक है ना। और लाइपेज का कार्य क्या है? वसा का पाचन करना, ठीक है। नेक्स्ट देखना, वर्कोप एसिड। अब देखना HCl का कार्य क्या है? भोजन को अम्लीय बनाना तथा कठोर भोजन को गलाना, और पेप्सिन व रेनिन एंजाइम को सक्रिय करना। तो जो HCl का कार्य है ना, भोजन को अम्लीय बनाना है और कठोर भोजन को गलाना है, ठीक है। श्लेष्मा, म्यूकस, श्लेष्मा में HCl के घातक प्रभाव से सुरक्षित रखना। श्लेष्मा का कार्य है HCl के घातक प्रभाव से सुरक्षित रखना। और नेक्स्ट देखो, पेप्सिन का कार्य है प्रोटीन का आंशिक पाचन, ठीक है। पेप्सिन एंजाइम ना प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, बहुत से एग्जाम में पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लगा लो यहाँ पे और इंपॉर्टेंट करके लिख लो इसको। रेनिन का कार्य है दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का पाचन कर उसे कैल्शियम पेराकेसिनेट में बदल देता है। रेनिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है दूध में उपस्थित केसिन प्रोटीन का, ठीक है ना। उसको किस में बदल देता है? कैल्शियम पेराकेसिनेट में, ठीक है ना। यह 6 माह के शिशुओं में अधिक सक्रिय होता है, क्योंकि वो माता जी का दूध पीते हैं, इस वजह से उनमें अधिक सक्रिय होता है, माता का दूध पीने की वजह से। नहीं तो पाचन कैसे होगा दूध का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, जठरलाइपेज द्वारा वसा का पाचन किया जाता है। जो एंजाइम निकला ना अमाशय से, जठरलाइपेज, उसे उसे किसका पाचन किया जाता है? वसा का पाचन किया जाता है, ठीक है ना। और HCl के कारण HCl की अधिकता बढ़ने से ग्रास नली में अल्सर, छाले पड़ जाते हैं। ध्यान रखना है, बहुत सी बार हो जाती है ना आपने, ग्रास नली में छाले, वो अल्सर, उनको अल्सर बोला जाता है। और HCl की अधिकता बढ़ने से होता है अम्लीय, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोला जाता है HCl को। और कोई आपसे पूछ लेना आपके उदर में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उदर मतलब पेट, अमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो HCl एसिड पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, अब देखना, छोटी आंत पढ़ेंगे यहाँ पे, स्मॉल इंस्टेंटाइन, ठीक है ना। ये कितने मीटर की होती है? 6 से 8 मीटर की होती है। आर नाल का सबसे लंबा भाग है और 6 से 8 मीटर लंबी होती है, ठीक है। भोजन का संपूर्ण पाचन, भोजन का अवशोषण भी छोटी आंत में किया जाता है, ठीक है। छोटी आंत में यकृत, लीवर के द्वारा पित्तरस बाइल जूस और अग्नाशय रस पहुंचाया जाता है। ध्यान रखना, लीवर द्वारा तो क्या आता है? पित्तरस बाइल जूस, ठीक है। और अग्नाशय द्वारा अग्नाशय रस, पेनक्रियाज द्वारा पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखो, अब देखो अग्नाशय देखना, ये शरीर की मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह का कार्य करती है, ठीक है ना। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है पेनक्रियाज शरीर की। ध्यान रखना, पेनक्रियाज मैंने बोला ना आपसे, पेनक्रियाज, लीवर और तीत, तो तीत तो पढ़ ही लिया अपन ने, पेनक्रियाज पढ़ रहे हैं अपन, और लीवर भी पढ़ेंगे आगे। और डाइजेशन सिस्टम तो चल ही रहा है, डाइजेशन सिस्टम के अंदर ही आते हैं सब, ठीक है। तो देखना, पेनक्रियाज को देखना, ये शरीर की मिश्रित ग्रंथि है, अर्थात ये शरीर के अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों तरह के कार्य करने वाली एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है ना। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अग्नाशय रस का कार्य, इस इसमें एमाइलेज, ट्रिप्सिन, आदि एंजाइम पाए जाते हैं जो निम्न कार्य करते हैं। इनकी पीएच परास से 7.5 से 8.3 तक, ठीक है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है ना, ध्यान रखना। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, पहली ग्रंथि कौन सी है? लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की, या फिर बी से बोले बाह्य सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर ही है, ठीक है ना। आंतरिक तो थाइमस, बाह्य ग्रंथि लीवर है, ठीक है ना। आंतरिक में बताऊंगा आगे चल के आपको, ठीक है, जब अपन पढ़ेंगे ग्रंथि का टॉपिक। वर्कोप एंजाइम देखना, अब क्या बताया इसने? एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ऐसे, ठीक है, स्रावित करता है अग्नाशय। तो अग्नाशय का एमाइलेज देखना, एमाइलेज किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है एमाइलेज। ये मुंह में भी करता है, ध्यान रखना, मुंह में भी बताया मैंने आपको पहले, सर्वप्रथम मुंह में पढ़ा ना आपने, मुख में भी किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का अर्ध पाचन करता है वहाँ पे, यहाँ पे संपूर्ण पाचन हो जाता है, ठीक है ना। और ट्रिप्सिन है ना, प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज वसा का पाचन करता ही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो,
लीवर से स्रावित पित्रस का कार्य। पित्रस का कार्य देखना, अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना, ठीक है ना, और वसा के छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, अर्थात वसा का एमल्सीकरण व पायसीकरण करना। किसका कार्य? पित्रस का कार्य, ध्यान रखना। पित्रस कहाँ रहता है? पित्रस पित्ताशय में स्टोर रहता है, ठीक है ना। पित्ताशय कहाँ है? लीवर के अंदर, ठीक है ना। अब देखना नेक्स्ट, जो पेनक्रियाज है ना, उसमें ये भी पाई जाती है। लैंगरहेंस द्वीप कोशिकाएं पेनक्रियाज के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। उसमें 3 ग्रंथियाँ और पाई जाती हैं, 3 सेल्स पाई जाती है, मतलब जो अलग अलग हार्मोन का स्त्रावन करती है। मैंने बोला ना आपसे, मिश्रित ग्रंथि है वो। तो बीटा सेल तो किसका स्त्रावन करती है? इंसुलिन का स्त्रावन करती है। और अल्फा सेल किसका स्त्रावन करती है? ग्लूकागोन का, ठीक है। और गामा सेल किसका स्त्रावन करते हैं? सोमेटोस्टेटिन का। ये सोमेटोस्टेटिन है ना, इंसुलिन पर नियंत्रण रखता है, ठीक है ना। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग व वेस्ट ने की थी, ठीक है ना। इंसुलिन के अल्प स्त्रावन से मधुमेह रोग होता है। और मैंने बताया था इंसुलिन में कौन सी धातु पाई जाती है? जिंक धातु पाई जाती है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी यहाँ पे, ठीक है ना। देखना, इनको लिख लेना, लिख के याद करना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में ले जाना स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में ले जाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है। पीलिया हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग कौन सा है? लीवर है। अवशोषित भोजन का शरीर के उपयोग में ले जाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण कहलाता है, ठीक है। पीलिया व हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग कौन सा है? लीवर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इसको ध्यान रखना अपन। अवशोषित भोजन का शरीर के अंदर उपयोग में ले जाना क्या कहलाता है? स्वांगीकरण, ठीक है। पीलिया वही हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग कौन सा है? लीवर है। लीवर पीलिया हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा इफेक्ट लीवर पे होता है। मानव शरीर में कभी भी विटामिन, जल, खनिज का पाचन नहीं होता है, इनका अवशोषण होता है ओनली, ठीक है ना। ध्यान रखना। छोटी आंत में दीर्घरोम, सूक्ष्म अंकुर, माइक्रोविल्ली के द्वारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, पानी, जल सबका अवशोषण किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखना, यकृत, लीवर। मैंने बोला ना लीवर भी पढ़ेंगे अपन, तो लीवर पढ़ते हैं अपन। शरीर में यूरिया का निर्माण यकृत में होता है, ठीक है। यकृत में पुनरुद्भवन, रीजनरेशन की क्षमता होती है सबसे ज़्यादा लीवर में। लीवर अगर अपना आधा लीवर कट भी जाता है ना, फिर भी अपन जिंदा रह सकते हैं, और ये वापस से बन जाता है, ठीक है ना। तो बहुत सी बार लीवर में चोट लगने के बाद भी आदमी जिंदा रहता है ना, तो वो वापस से बन जाता है लीवर, इस वजह से वो जिंदा रहता है। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, ध्यान रखना है। वापस से जनरेट हो सकता है ये लीवर, वापस से बन सकता है पूरा। थोड़ा सा हो ना, फिर भी पूरा बन सकता है, फिर भी अपन जिंदे रह सकते हैं। थोड़े से इसको काट भी देते, बहुत सारी बार ख़राब हो जाता है ना, तो काट देते हैं, आधा को काट के निकाल लेते हैं बाहर, ठीक है। और इसमें क्या होता है? इस यूरिया का निर्माण होता है लीवर के अंदर, ठीक है। पित्रस बाइल डक्ट पित्ताशय में इकट्ठा होता है, ठीक है ना। मैंने पहले बताया आपको, पित्ताशय कहाँ होता है? लीवर के अंदर। और लीवर पित्ताशय में क्या होता है? पित्रस होता है, ठीक है। पित्रस में बाइल पिगमेंट, उत्सर्जित प्रोटीन, ये दोनों है, ठीक है ना, बिलुरुबिन और बिलुवर्डिन, ठीक है ना। तो ये बिलुरुबिन है ना, इसका तो है ना, जो अपने मूत्र आता है ना, उसका पीलापन वो इसके कारण होता है। और बिलुवर्डिन है ना, ये मल का पीलापन होता है इसके कारण, ठीक है ना। ध्यान रखना, है मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक्स्ट्रा बताया मैंने आपको, बट ध्यान रखना आप, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पित्रस में उपस्थित पित्त लवण वसा के पायसीकरण का कार्य करता है। पित्रस में उपस्थित पित्त लवण वसा के पायसीकरण का कार्य करता है। और मैंने आगे बताया पित्रस का कार्य क्या है? एक अम्लीय भोजन को क्षारीय बनाना, ठीक है ना, वो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लीवर का वेट कितना होता है? 1.5 kg, मतलब 1500 ग्राम, ध्यान रखना, ठीक है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। लीवर क्या है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और अगर पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य ग्रंथि, तब भी लीवर ही आएगा, ठीक है ना। फाइब्रोनोजन का उत्पादन यकृत से ही होता है। ये फाइब्रोनोजन है जो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है बॉडी के बाहर। जैसे अपने लग जाती है बहुत सी बार, तो वो थक्का किसकी वजह से बनता है? फाइब्रोनोजन के कारण, ठीक है ना। और हिपेरिन है ना, हिपेरिन बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनने देता। अगर मान लो अपनी बॉडी के अंदर ही रक्त जम जाए तो अपन तो मर जाएंगे, बॉडी चलेगी नहीं अपनी, तो इस वजह से हिपेरिन उसको बनने से रोकता है।
ठीक है ना। और ये फाइब्रोनोजन और रिपेरिन दोनों लीवर के अंदर स्टोर रहते हैं, लीवर के अंदर ही बनते हैं, ठीक है ना। लीवर थोड़ी मात्रा में लोहा, तांबा और विटामिन संचित करके रखता है। पीले हरे रंग का सारे द्रव है जिसका पित्त पीले हरे रंग का सारे द्रव है जिसका पीएच कितना होता है, 7.7 पीएच होता है इसका, ठीक है ना। ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, मानव के यकृत में ग्लाइकोजन शर्करा संचित रहती है। मैंने बताया आपको, अपने बॉडी में जैसे मान लो अपने ज़्यादा ग्लूकोज ले लिया तो किस रूप में संचित रहेगा, वो ग्लाइकोजन के रूप में। कहाँ रहेगा, लीवर में रहेगा, ठीक है। मृत आरबीसी को यकृत द्वारा नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मृत आरबीसी को यकृत द्वारा नष्ट किया जाता है, लीवर द्वारा नष्ट किया जा सकता है। स्वस्थ मानव प्रतिदिन 1.5 to 2 लीटर आंतरिक रस का उत्सर्जन करता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। बड़ी आंत पढ़ते हैं अपन, लार्ज इंस्टेंटाइन। बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है, 1.5 मीटर, ठीक है। बड़ी आंत में जल, खनिज, विटामिन के का अवशोषण किया जाता है। अब देखना, एक और मोस्ट पॉइंट है, ये इम्पोर्टेंट लगा लो इसको पहले से। बड़ी आंत का कोलन भाग में इकोलाई जीवाणु पाए जाते हैं जो वहाँ विटामिन के का निर्माण करता है, ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसको। अपेंडिक्स ट्यूब बटिया से जुड़ी होती है जिसका कोई कार्य नहीं होता। बहुत सारी बार बहुत सी औरतों के या मेन के पेट दर्द करता है, वो किसकी वजह से करता है, बहुत सी बार तो अपेंडिक्स से की वजह से करता है। अपेंडिक्स एक अंगुलीनुमा संरचना होती है जिसमें दूषित भोजन या खराब भोजन चल जाता है ना अंदर, अगर वो अंदर जाने के बाद में सड़ता ही जाता है, सड़ता ही जैसे 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 टाइम निकलता है, जैसे जैसे वो सड़ता है, जैसे जैसे वो सड़ेगा वैसे वैसे आपका पेट ज़्यादा दर्द करेगा। तो उसके बाद में अपेंडिक्स निकलवाना पड़ता है अपने को, ऑपरेशन करके पेट से, ठीक है ना। जब जाता अपने को वापस से बॉडी रिकवर होती है, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपेंडिक्स किससे जुड़ा होता है, बड़ी आंत से। लीवर में विटामिन ए व बी संचित रहता है। कहाँ रहता है, विटामिन ए व बी संचित रहता है लीवर में। मुखगुआ में निकोटीन, तंबाकू का अवशोषण होता है, ध्यान रखना। आमाशय में एल्कोहल, शराब व दवाइयों का अवशोषण होता है। मुखगुआ में किसका होता है, मुख में तो निकोटीन का हो जाता है, सीधा बीमल खाने वाले सीधा मुंह में ही अवशोषण हो जाता है उनका, ठीक है ना। और जो टेबलेट्स वगैरह लेते हैं ना, एल्कोहल टेबलेट्स, उनका आमाशय में होता है, फैन की रियाज में, ठीक है। नेक्स्ट, ध्यान रखना है ना। तो दोस्तों आपका टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको 4 टॉपिक करवाए, इसमें डाइजेशन सिस्टम, लीवर, टीथ और पेन की रियाज, ठीक है। चारों के चारों टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया होगा पर आपका पूरा टॉपिक कवर हो गया है इसमें, और कवर होने के साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिए इसमें, ठीक है ना। तो आपको किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सभी, अगर डाइजेशन सिस्टम से कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस टॉपिक से सोल्व हो सकता है, इसको पढ़ने से सोल्व हो सकता है, ठीक है ना। तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना और मुझे कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू, लव यू ऑल ऑफ यू, बाय।